जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के पैसे से 10 वकील खड़े कर रहे हैं उसके खिलाफ। पैसा उसी का है, जो उसने जमा किया हुआ पैसा है वो वकीलों को देके 10 वकील उसके खिलाफ खड़े कर रहे हैं। तो ये तो जाति है, अत्याचार है, इसीलिए तो आंदोलन है जो आपने पूछा। लोग बड़ी संख्या में वहां पे आए और वो जब आए सब बूढ़े लोग अपने अपने घर से अपनी रोटी बांध के आए, अपनी दवाई लेके आए और इनके पास इतनी दूर तक आने के लिए पैसा नहीं था, तो देश भर से 10-10 लोगों ने मिलके एक आदमी का टिकट निकाल के भेजा। इस तरीके से वो भीड़ थी। तो इसका मतलब देखिए लोगों के मन में इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कितना लगाव जुड़ाव है और कितनी आर्तता इस पूरे प्रयत्न में है। जब वो यहाँ पे 7 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन शुरू किया, स्टेट वाइज, कि एक स्टेट का एक दिन, इस हिसाब से हमने अनशन शुरू किया। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख से हमने उस अनशन को, जब सरकार ने कोई दखल हमारी नहीं ली, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो 13 तारीख को हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया रात भर, कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रिग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहां पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया, हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। और मैं इसके बाद 2 दिन बाद बुल्ढाना आ रहा हूँ, वहां से भी आपको मिलूंगा। ये पूरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी जो मीटिंग है वो लेबर सचिव से कराई। लेबर सचिव जी के साथ मैं, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हम सब लोग थे। बहुत लंबी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विषय समझ लिए, उसकी नीटी ग्रिटी जो फाइनर पॉइंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ध्यान में नहीं थे, जो संगठक या आंदोलनकारी के हिसाब से हमने जो खोज के रखे थे उनको बताए, पेश किए। उन्होंने वो पूरे पॉइंट समझने के बाद हमें बताया कि मैं अगली ही बार मीटिंग लगाऊंगी। 19 तारीख को उन्होंने शायद मीटिंग लगाई और सभी लोग जो कंसर्न थे, मंत्रालय के, श्रम मंत्री के लोग या ईपीएफओ के लोग, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजे, ऐसे हमारे सुनने में आया है। इसका कोई लिखित हमें कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद 16 तारीख को हम मंत्री जी को फिर मिले बुल्ढाना में। तब उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने वो हार हमारे गले में डाल के बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद हम 31 तारीख को मंत्री जी फिर उस तरफ आए, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजन से हम फिर उनसे मिले। फिर उन्होंने वही दोहराया कि मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है और आपका काम हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। अब इतनी बार आश्वासन होने के बाद 4 तारीख तक हमने वैसे तो 26 जनवरी तक हमने उनको टाइम दिया था, तो 4 तारीख को हमने एक नोटिस भेजी और उसमें बोला कि 26 जनवरी तक हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा 12 तारीख को, 12 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में 110 ऑफिसेज जो ईपीएफओ के हैं उनको लोगों ने घेरा। कई जगह हजारों की संख्या में लोग थे, कई जगह सैकड़ों थे। घेरा और उनका धिक्कार किया कि हमारा पैसा आपके पास होने के बावजूद तो पैसा हमारे बुढ़ापे के काम नहीं आ रहा है, तो आपके ऑफिसेस किस काम के? इस भावना से उन्होंने वो घेरा है। सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो कार्यक्रम था। ये 12 जनवरी को होने के बाद फिर हमने 22 जनवरी या
26 जनवरी को हमें अपेक्षा थी कि कुछ हमारा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अभी हम 31 जनवरी मतलब कल से फिर से जंतर मंतर पे एकत्रित होके ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हमने 14 तारीख को स्थगिति आपके सामने दी थी, उसको हम हटा रहे हैं। और 31 तारीख से कल से हम स्टेट वाइज धरना वहाँ पे दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और ये सब चलता रहेगा। संसद 9 तारीख तक चलेगी ऐसा हमें मालूमात है। उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम अगर काम नहीं हुआ तो चलता रहेगा, और ये हमारा अनशन कभी भी हम आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। तो ये हमारी पूरी वार्ता है। इसके पहले कि आप कुछ पूछे, मैं एक बात भूल गया, मैं अपने साथियों का परिचय आपको करा देता हूँ। ये हमारे महासचिव है वीरेंद्र सिंह राजावत जी, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव है आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, वो हमारी महिला विंग की नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है सरिता नारखेड़े जी, ये हमारे PN पाटिल साहब है जो हमारे नेशनल एडवाइजर है, ये हमारे सुभाष पोखरकर जी है जो पश्चिम भारत के मुख्य समन्वयक है, और ये हमारे सुरेश डंगवाल जी है जो उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक है, शिव कुमार शर्मा जी है जो हमारे बड़े नेता है दिल्ली के, और यहाँ बच्चू सिंह जी है जो दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये परिचय मैं भूल गया था तो मैंने बाद में ऐड किया है। लगातार इतने प्रदर्शन करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद देश में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि जब राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होना था 22 जनवरी को, तब भी आप लोग उससे पहले इंडिया गेट पर बैठे, वहां पर भी ठिठुरती सर्दी में आपने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने अपडेट किया। कारण क्या है या कितना बड़ा मुद्दा है आपका जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के बाद भी संज्ञान में नहीं ले जा रहा है? वजह क्या है, क्या मानना है? आप फिर से आप कल धरने पर बैठेंगे, कल से आप देखिए, मुद्दा तो इतने बड़े सरकार के लिए, सरकार ने जो बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अगर सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल विल है तो हमारा मुद्दा तुरंत 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया है, आप सब उसके वाकिफ है। हमने उसके बाद हमने मंत्री जी ने कितनी बार हमें बोला है, तो ये सब ठीक है। हो नहीं रहा, इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि ये मुद्दा कई मंत्रालयों से संबंधित था, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है और PMO का ऑफिस है। ये 3 मंत्रियों को एक साथ आके और खुद प्राइम मिनिस्टर को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए और तब ये मुद्दा सॉल्व होगा। मुद्दा बड़ा नहीं है लेकिन बिखरा हुआ है, और इसके लिए एक प्रधानमंत्री जी को आगे आकर उसकी अगुवाई करनी पड़ेगी, और उनको खुद को इसमें इंटरेस्ट लेके तीनों मंत्रालयों को बिठा के ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। सर आपने पॉलिटिकल विल की बात करी है, पॉलिटिकल विल हो या ना हो, लेकिन जो आंदोलनकारी है उनके अंदर में विल कितना है ये पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं, खासकर जो गवर्न कर रहा होता है। अगर हम बात करें, आप लोग जहां से आते हैं, एक दिन के अंदर में मराठा रोड पे निकल के आरक्षण के लिए सरकार वहां झुक के सामने आ गई लेटर लेके कि हम जो भी कहेंगे मानने को दे रहे, आप हट जाइए। अगर आप आंदोलनकारी में 13 करोड़ की हम बात करते हैं जो अनुदान दे रहे हैं उनको मिला करके, और 78 लाख ऑलरेडी के जो पेंशन है उनके करीब में, अगर वो एक बार विल बना के उतरे तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो रोड पे आपके सामने खड़े आके खड़ी नहीं हो जाएगी? आप सोच रहे हैं कि मोदी जी सामने आके उनका विल कब होगा? आप आंदोलनकारी का विल कब होगा कि हम इस लड़ाई को इतनी ऐसी लड़े कि वो आके सामने खड़े होकर बताइए आपको क्या चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। जैसे अभी मैं मराठा आंदोलन के बारे में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे भारत में दुर्दैव से जाति पे लोग इकट्ठा जल्दी होते हैं। मैं कहता हूँ तो ये हर जाति के साथ है, और यहाँ पर जो है ये हमारे जो लोग हैं, ये आप जानते हैं अरविंद जी, ये बहुत बूढ़े हैं, ये असहाय है, बेसहारा है, इनके पास पैसा नहीं है, कई लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, एक समय का खाना खाने वाले लोग हमने देखे इस आंदोलन में। आप देखिए शुगर फैक्ट्रीज तमिलनाडु से लेके यूपी तक, उनकी हालत देखिए क्या है। शुगर फैक्ट्री खड़ी किसने की? पॉलिटिशियन लोगों ने।
जमीनें किसकी? किसानों की। और ये सब करने के बाद वो फैक्ट्री खत्म, जमीन हजम, और ये लोग रास्ते पे आज पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति है, कोऑपरेटिव के पूरे सेक्टर की ये स्थिति है। और ये सभी का सभी जो माहौल है, आपने जो कहा संख्या के मामले में आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन एक होता है कि रास्ते पे उतर के उसका विरोध करना, जिसमें आपको ताकत लगती है, शारीरिक, आर्थिक, और ये सब चीजें, आपको आरोग्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें, उम्र आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है। कमांडर साहब, लगातार आप अनशन कर रहे हैं या वही पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं, एक्स फैक्टर क्या इस बार नया क्या करेंगे? क्योंकि वही रिपीट करेंगे तो फिर परिणाम वही आने वाला है, अमर अनशन जैसे पहले गया डिटेल किया। क्या कुछ नया चीज लाएंगे इस बार, कुछ नए तरीके से करेंगे, कोई नई योजना है, कुछ क्या पत्ते खोलना चाहेंगे अपने? नहीं, देखिए, अभी तो हमने शुरुआत जो हम कल से कर रहे हैं वो हमारी क्रमिक अनशन जो स्टेट वाइज होगा उससे है। हमारे आंदोलन की दो विशेषताएं मुझे समझ में आ रही है। एक तो इस आंदोलन में पूरी तरह से करुणा का भाव है, इसमें एग्रेशन नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि करुणा के भाव के साथ हमारा सातत्य है, जो कंसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं, ये दो चीजें हैं। और सरकार को हर बार ये देखना पड़ रहा है कि मैं पहली बार भी बोला था, फिर झूठा हुआ, अभी भी मैंने बोला, फिर मैं झूठा हुआ, तो ये पब्लिक के सामने है। एक चीज बहुत जरूरी है कि EPS 95 के लोग ही इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, उसमें से बहुत कम संख्या में। क्यों नहीं ये देश का मुद्दा बन पा रहा? क्यों नहीं आपके और लोग और जनता का समर्थन मिल रहा आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुद्दा देश का ये बन चुका है, आपकी वजह से बिल्कुल बन चुका है। अभी कल परसों के आंकड़े हैं, 30 करोड़ लोग इस स्कीम के तहत प्रभावित है, इससे ज्यादा है। अब 30 करोड़ लोगों के मन में अंडर करंट तो वही चल रहा है जो कुछ लोग यहाँ आके दिखाते हैं। जो अंडर करंट है उसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, भले वो लोग यहाँ पे ना आए। या अरविंद जी जैसे बोल रहे थे कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं आते, भले वो यहाँ पे ना आए, लेकिन उनकी मन की जो दिली इच्छा है, उनका जो पूरा जो मन है, उनकी आत्मा है, वो तो इस पूरे प्रोग्राम के साथ है भाई। तो इसीलिए ये देश का मुद्दा बन चुका है। ओनली थिंग इज दैट हमारी आवाज जितनी बड़ी संख्या के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका कारण हम असहाय लोग हैं, हम बूढ़े लोगों का आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, कल जो आपका प्रदर्शन रहेगा जी, वो कितने दिन तक चलेगा? दूसरा ये है कि क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि हर बार हमें सवाल पूछते तो हैं, लेकिन फिर आप उसी पड़ाव पे आ जाते हैं और फिर आंदोलन की आप तैयारी करते हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कल के इस प्रदर्शन से, सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्योंकि लगातार PM इसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वरिष्ठ बुजुर्गों की मांग पूरी होगी। हमें पूरा यकीन है कि हमारा काम होगा। इस संसद का आखिरी सत्र है, इसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, आचार संहिता लगेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस सत्र में हमारा काम होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपने बोला कि आखिरी सत्र है, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, अभी अगर ये मैं तो मानता ही नहीं कि नहीं होगा, पक्का होगा। और अगर ऐसी स्थिति है तो हम आगे चल के पूरी हम जो लोग हैं पूरे देश में, हम सोच के उस पर निर्णय लेंगे, सब मिलके निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय होगा, और फिर जो भी परिणाम होगा उसको हम भी भुगतेंगे, सरकार भी। कमांडर साहब, हायर पेंशन पे भी कुछ बोलेंगे? क्योंकि लाखों लोग उससे भी प्रभावित है बराबर, तो उसका टाल मटोल हो रहा है, आगे बढ़ती जा रही है डेट, तो उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे। हमारी 4 मांगे हैं, उसमें पहली 7,500 और महंगे भत्ता मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, जिसको 1 रुपया भी मिलता है उसको इतना मिलना चाहिए। 2 वृद्धों को जीने लायक ये पेंशन होनी चाहिए, और उतना पैसा सरकार के पास बनता है उसका। दूसरी हमारी मांग है हायर पेंशन का, जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, जो निर्णय है उसको लागू किया जाए और बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि 2014 के बाद वालों को हम लागू करेंगे
और उसके पहले वालों को लागू नहीं करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेटिक जगलरी ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर है तो वो सबके लिए है, और वो सभी पेंशनरों को जिनकी इच्छा है, जो पैसे भरने के लिए तैयार है, जो पैसे भर सकते हैं और उनके एरियर्स उनको मिल सकते हैं, ऐसी हालत में अगर उनके 2-4-6 हज़ार रुपये पैसे में भरते हैं तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे की लेन देन है। आपके रिटायरमेंट के हिसाब से आपको पैसे भरने पड़ेंगे और उस हिसाब से एरियर्स मिलेंगे। तो ये जो है वो जो भेदभाव की भूमिका सरकार या ब्यूरोक्रेसी ले रही है कि 2014 के बाद वालों को तो हम देंगे क्योंकि उनको एरियर्स कम देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक फॉर्मूला स्पष्ट नहीं है सरकार का कि क्या वो किस तरह से उसको कैलकुलेट करेगी, उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि फॉर्मूला तो है ही, फिर कुछ भी सरकार ले आएगी। नहीं, जो पुराना फॉर्मूला उस दिन आपने इंडिया गेट में मेरे से चर्चा की थी, डिवाइडेड बाय 70, फॉर्मूला वही लगाएंगे वो, लेकिन उसकी ऊपर की जो न्यूमरेटर्स है वो बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें स्लैब की भी बात हो रही है कि 60 महीने की बात कर रहे हैं, लास्ट के 60 महीने कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्लैब की भी बात हो रही है कि 14 के बाद 14 का अलग से कैलकुलेट होगा और उससे पहले का अलग से कैलकुलेट होगा। ऐसी बात है, ये गलत कर रहे हैं वो। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अभी ये मतलब कंफर्म नहीं है, अपुष्ट खबर नहीं, वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका ही चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सब पे समान लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1000 मिनिमम पेंशन की घोषणा की, तब इन्होंने 12 महीने का जो औसत निकालते थे पेंशन लास्ट का, वो 7 साल कर दिया। तो जिसको 60 महीने कर दिया, सॉरी, तो 12 महीने का एवरेज 60 महीने, तो इसका मतलब आपने तो वैसे उसकी पेंशन घटा दी। तो 1000 रुपये देने के लिए सरकार से पैसे ले रहे हो 1000 करने के लिए, और वो जिसको 3000 मिलनी चाहिए उसको सीधा 1500 पे लेके आए हो। तो ये जो चीजें हैं ये अभी अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों की जब ब्यूरोक्रेसी होती थी तब करते थे, और हिंदुस्तानी तब थोड़े कम पढ़े लिखे थे, उनका अप्रोच ब्यूरोक्रेसी में या सरकार में कम था। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग जागरूक हैं और हम जानते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला है तेरा, ये कौन सा तूने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। उस दिन जैसे आप बात कर रहे थे डिवाइड बाय 70, क्या होता है डिवाइड बाय 70? अरे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या पैदा होने से पेंशन दोगे क्या आप जिस दिन से वो रिटायर्ड हुआ जब तक वो जिएगा मरेगा उसका जो कॉमन हिसाब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, 58 में रिटायर हुआ, अगर 70 में मरता है तो 12 से डिवाइड करो, 70 कहां से लाए हो भाई। तो ये जो बदमाश लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, कई लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कई लोग बदमाश भी, तो उन्होंने अपना डिवाइडेड बाय 70 कर दिया, कोई पूछने वाला है ही नहीं। आज हम पूछने वाले हैं, आज ये संगठन पूछता है। और देखिए हर चीज संख्या के बल पे नहीं होती, उसमें जो सत्यता है वो भी तो होनी चाहिए, और वो काम समाज के किस भाग के लिए कितने बड़े स्तर पे उसका इफेक्ट होगा ये भी तो देखना चाहिए। कल हम किसी एक बड़े आदमी से मिले थे तो उन्होंने कहा भाई जिसके पास क्या मत नहीं है उसका काम नहीं होगा। तुम क्या जनसंख्या के आधार पे ही काम करोगे? तो फिर तो जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे तबके में रहते, उनका तो काम ही नहीं होगा। तो काम होने के लिए आपको केवल संख्या की जरूरत नहीं है, काम होने के लिए जो काम की जो स्तर है या जो सत्यता है वो होनी चाहिए। तो हमारे इसमें इसको तो कोई नकारता नहीं है, ना सत्ताधारी नकारते हैं ना विरोधक नकारते, बोलते बात तो सही है यार तुम्हारी। अभी आप भी बोल रहे हैं, आप भी मीडिया वाले, आपको भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई इस मामले में कहीं ना कहीं सत्यता है। सर एक समय पे ये निर्णय था सुप्रीम कोर्ट को आपके फेवर में था, बट जब रीअपील किया था करने के बाद रीअपील किया गया, जिसमें लेबर मिनिस्ट्री और के साथ में अपील करता है, तो सर आपका कोई निर्णय है जिसमें करते हैं? देखो कैसा है, अभी ये कोर्ट में जाने वाले लोग जो है वो इंडिविजुअली ग्रुप बनाकर इंडिविजुअली कोई वकील करके जा रहे हैं जी, ठीक। अब जो गरीब आदमी वकील करके वहां पे जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के पैसे से 10 वकील खड़े कर रहे हैं उसके खिलाफ, पैसा उसी का है।
जो उसने जमा किया हुआ पैसा है वो वकीलों को देके 10 वकील उसके खिलाफ खड़े कर रहे हैं। तो ये तो जाति है, अत्याचार है, इसीलिए तो आंदोलन है जो आपने पूछा। सर लेकिन आप खुलेआम लेबर मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं है? आपका टारगेट लेबर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? लेबर मिनिस्ट्री एक पार्ट हो सकता है। उनको तो बोला है ना, ये क्या किस लिए कर रहे हैं हम? ये सारा जो कर रहे हैं पूरे देश में वो सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये गलत हो रहा है, तुम्हारा ये गलत हो रहा है, हमारी ये 4 मांगे हैं, इस 4 मांगों को पूरी करने में तुम यहाँ कसर छोड़ रहे हो। एक सवाल सर मेरा है जी, ये आंदोलन आगे क्या रूप लेने वाला है? ये आंदोलन में हम जीतेंगे। जीत कहाँ कितनी दूर लग रही है? मुझे तो बहुत नजदीक लग रही जीत। जैसे कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है ये हमारा आखिरी पार्लियामेंट का सेशन है, आखिरी सेशन है इस सरकार का। इसके अंदर हमारा काम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम मिलके पूरी संगठन की जो हमारी कमेटी है मिलके निर्णय लेगी और फिर देखा जाएगा। ठीक है।